बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। अभी मुज़ाकरात का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हुई उमर अयूब और शिबली फराज साहब की, और अब जो है कुछ मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के हवाले से काम कर रही थी। इस पर भी बात करेंगे। और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इस मुल्क में जो ज़ाहिर है जो मईशत के हवाले से जो मसाइल हैं उसमें बड़ी वजह जो है वो करप्शन है, और अगर करप्शन 50% भी कम हो जाए तो हमारा सारा खसारा जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फवाद साहब ने PIA के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसको पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कंबर जैदी, सलमान अनीस, उमर दराज गोंदल और मोहम्मद इमरान। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और कंबर जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यकीनी तौर पर ये आपके सामने ही है कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से ये हम कहें कि एक सीरियसनेस का जो है वो तासुर दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए वो भी संजीदा हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इससे पहले जो मामलात कभी हाँ कभी ना में हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात और ये मौखर किए जा रहे हैं, PTI नहीं चाहती, और अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके भी कोई नतायज सामने आएंगे? देखें, ये जो अब डेवलपमेंट हुई है, एक तो बहुत शुक्रिया नकी। दूसरी बात ये है कि जो अब डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी सब्सटेंशियल है। उसकी वजूहात है। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज ये है कि जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो रेमिटेंसेज रोक दी जाएंगी और उनके लिए बाकायदा कॉल जारी होगी। अब पीटीआई के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक देखें, पीटीआई का सपोर्ट सिस्टम देखें, तो वो हमें पता लगता है कि जो बैरून ममालिक में लोग बैठे हैं वो बड़े खुश थे इमरान खान साहब के दौर से ही, और खसूसन एक खास इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी की भी फॉलोइंग है वो बड़ी पाई जाती है बैरून ममालिक में। और इमरान खान साहब के दौर में फिर हम तरसीलाते ज़र जो ये होती है रेमिटेंसेस, इनको देखें तो हमें वाज़े पता लग जाता है कि प्लान पीटीआई का क्या है। प्लान पीटीआई का ये है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक लॉन्च करेंगे, इसमें पहले मरहले में वो ये कॉल देंगे कि ये जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, आप ऐसा करें कि इन रेमिटेंसेस को जो है रोक दिया जाए। इससे होगा क्या? इससे पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन एक सब्सटेंस इमरान खान एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि उनसे बात करने को तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि अभी कुछ पॉजिटिव यानी हुई है बातचीत की तरफ, और हो सकता है मामलात इस तरफ जाएं कि बैठकर आपस में मामलात को तय किया जाए। ये क्यों हुआ है? देखिए, पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि काफी अर्से बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में गया, और इतने अरसे से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे थे। अब जो सरप्लस में गया है, अगर उनमें से रेमिटेंसेस निकालें, अगले 3 महीनों की हम बात कर लेते हैं, तो ये एक डिफरेंस जो क्रिएट करेगा उससे ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। अभी हुकूमत हमें कहती नजर आ रही है बड़े जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम जो है आहिस्ता आहिस्ता हीला हो रहे हैं उस जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं। तो हुकूमत मेरा ख्याल कि किसी ऐसी बात की वजह से, यानी फॉर इंस्टेंस के टेबल पे ना बैठना, इस वजह से कोई हुकूमत का फर्क है कि वो आके उस पार्टी को साथ बिठाएं, साथ लेके चलें जो कि ओपोजिशन की जमात है। लेकिन अगर यहाँ पे ओपोजिशन की जमात भी ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो उनकी सुनी भी जानी चाहिए, और ये इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ये इससे मुल्क का काफी नुकसान हो सकता है अगर रेमिटेंसेस वाले मामले तक बात जाती है। इस वजह से बेहतर यही होगा दोनों फरीकैन आपस में टेबल में बैठ के अपने मामला को करें। अच्छा, इसमें सलमान, इस सब आपके नजदीक ज़ाहिर है अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है कि स्पीकर साहब ने जो है वो पुल का किरदार अदा करने के लिए उन्होंने कहा जी मेरी सर्विसेज जो हैं वो मुहैया है, मेरे दरवाजे खुले हैं। अब ज़ाहिर है ये तो है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से पहल करनी चाहिए थी। आपके इल्म में है वो गुज़िश्ता दिनों में वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू के हवाले से फ्लोरा दिया, उस पर कहा था ठंडी हवा का झोंका आया है। तो ये अब ठंडी हवा के झोंके जो हैं ये इस मौसम सरमा में मजीद आगे आएंगे? जी, आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली बात कर लूँ जी। देखें, अभी जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी
और ख़ान साहब के कहने के ऊपर लोग पैसे बाहर से भेजना जो है वो बंद कर देंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक डेंट पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस, ये ख्वाबों में ख्यालों में हो सकता है, इसका प्रैक्टिकली जो है ना होना बहुत मुश्किल है। आप सिविल नाफरमानी की बात करें, क्या इमरान खान साहब और पीटीआई वाले अपने ही सूबे केपी के अंदर भी सिविल नाफरमानी करेंगे? आप ठंड की जो बात करें और ठंडी हवाओं की जो बात करें, करें ना ज़रा ये गैस के बिल बंद करना पे, लगेगा पता जब लोगों के कनेक्शन कटेंगे और सर्दी के अंदर बैठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, गीज़र बंद होंगे तो बिल्कुल ठीक है, सारे बिल आ जाएंगे। एक दफ़ा अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। मेरे ख्याल है आज जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब के साथ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर दोनों ने खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है कि इस हद तक ना जाएं जहां से हमारे लिए मामले इरिवर्सिबल हो जाएं। एक और दूसरा ये कि इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत जो है ना वो नामुमकिनात के अंदर से है, ऐसा होता हुआ पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिजिकली देखें ग्राउंड के ऊपर तो ऐसे होता नहीं है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने जलसे के अंदर बिल भी जलाए थे खान साहब ने कंटेनर के ऊपर खड़े करके, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सो आई डोंट रियली टेक इट दैट वे। जो मुज़ाकरात वाली बात है, देखें इवेंचुअली अब जिस नहज के ऊपर पीटीआई है दे आर ऑलरेडी कॉर्नर्ड और वो दे हैव एवरीथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू लूज। इस सारे मुज़ाकरात के अंदर गवर्नमेंट तो आराम से बैठी हुई है, अपने ऑपरेशंस के अंदर वो मशगूल हैं, फ़ॉरेन के ट्रिप भी चल रहे हैं, दौरे भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ ट्रेड की बातें भी चल रही हैं। जो आप ख्वाजा आसिफ साहब को बार बार कोट कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो इकॉनमी भी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो असल तो मसला पीटीआई का है, उनके लीडर जेल के अंदर हैं और उनको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से वो वापस सियासत के अंदर आएँ और वो जो उनकी ड्राइविंग सीट थी वो वहाँ पे बैठें और अपने लोगों को लीड करें और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई रिलीफ का और बाकी मामला हो, पहले खुद अपने लिए रिलीफ के मामला करें। तो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आप एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियाँ नहीं दे सकते, जो वतीरा रहा है माजी में। अब जो सूरत हाल बन रही है और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड ऑन बोथ द पार्ट्स। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू सेट डाउन एंड सेटल डाउन दिस एंटायर इशू वंस एंड फॉर ऑल, कि ये जो आए दिन यहाँ पे सड़कों के ऊपर एहतजाज होता रहता है इसको बंद किया जाए। उसके बाद जो पीटीआई की फॉरेन इन्फ्लुएंस है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा कांग्रेस के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, बरतानिया के अंदर जिस किस्म की लेटरबाजी और ये आर्टिकल नवीसी चल रही होती है, उसके बाद गवर्नमेंट वुड वांट के एक जो ट्रूस है वो कायम किया जाए। और अगर नहीं भी होगा तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट हैज एनीथिंग टू लूज। ठीक है, चले अब जाहिर है हुकूमत की जानिब से भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, लेकिन मैं इमरान आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं? एक तो ये है ना, जैसे अभी सलमान साहब ने जिक्र किया कि हुकूमत का तो कुछ नहीं जाता, और लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्पीकर साहब ही हैं जो ये बात कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती कमेटी यानी रिस्पॉन्ड किया जाता अगर इधर से मुज़ाकराती कमेटी बनी है और कोई संजीदा जो है पहलू उसमें दिखाई देता। लेकिन बहरहाल चलें, स्पीकर साहब ने ये कहा है और इसके साथ साथ ये तासुर भी मौजूद है कि हुकूमत ये मुज़ाकरात भी पीटीआई के साथ जो कर रही है, बाज़ाहिर इसमें यही लगता है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, वो मामलात को ज़रा और मौखर करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। कितनी हद तक हकीकत है इस तासुर में? अच्छा, इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया जी। कमर उमर दराज गोदर साहब हमारे साथ मौजूद है जी 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 उमर भाई, यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं जी। नकी आपने दुरुस्त बात की है कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। हुकूमत क्या रिलीफ देगी, मुझे बताएं आप। हुकूमत की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये हुकूमत तो जहां से फैसले करती है वहां से सबको पता है कि लिखे हुए फैसले आते हैं और ये पढ़ के सुना देते हैं, लिखी हुई स्ट्रेटेजी आती है, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस हुकूमत ने क्या फैसला करना है, ये क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये सिर्फ एक आपको पता है कि लेजिटिमेट हैसियत देने, क्योंकि हमारे आइन में लिखा है कि हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात होने हैं। हुकूमत वो चीज होगी जिससे तमाम चीजें चल रही होंगी, तो हम उसको एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस देते हुए इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट भी जानते हैं कि फैसले कहाँ से होते हैं, कौन इनको डिक्टेट कराता है, किन के फैसले माने जाते हैं। तो ये तो वैसी फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसकी क्या है ये तो ये मुज़ाकरात को हाँ करे या ना करे। चले एक सिंबॉलिकली पीटीआई कह रही है कि ठीक है बैठे, इनके साथ बैठ के बात हो जाए, तो बात होनी चाहिए। हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि नकी जो आपका सवाल था कि कोई इसमें संजीदा है या इस मामले को आगे लेकर जाके कोई पीटीआई के मुतालबात मानेगा। हालांकि कौन सा, मुझे ये बताएं कि अगर वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर और आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें, तो हुकूमत तो इसके हवाले से 2 दावे करती है। 9 नवंबर के 26 नवंबर के हवाले से
कि कोई लाश नहीं गिरी, 9 एकड़ दावा करती है कि इंस्टॉलमेंट्स पे हमले किए। तो फिर जब आपके दोनों दावे ठीक हैं और आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे, जुडिशियल कमीशन बना लें। अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका कोई सरदर्द भी नहीं रहा, अपनी मर्जी के जज से इसकी इंक्वायरी करा लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड है, उनको ये मामला सौंप दें, इंक्वायरी तो कराए ना सर। आप दूध का दूध पानी का पानी तो करेंगे, एग्जैक्टली बताए तो सही कि हुआ क्या था, उसके हकाइक कौम के सामने आएंगे। इवन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उसमें हम कसूरवार हुए तो आप फिर जो सजा दें, सजा मद्दी की हमारी हमें दें, लेकिन आप कहीं से अमल तो शुरू करें। मुझे ये बताएं कि अभी आपके टैलेंट शो देखने वाला कौन सा शख्स है जो ये कहे कि ये मामला, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है या इस मुतालबे के तरफ नहीं जाना। जी, मुतालबात पे बात करते हैं यकीनन कंबर, आपने ये मुतालबात वाला मामला रखा है, इस पे भी बात करते हैं। बल्कि मैं उमर आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ज़ाहिर मुतालबात, उससे ज़्यादा तो खैर ये है ना कि आज TORs जो है उन्होंने कहा आप अपने तैयार करें और फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत को इरसाल करेंगे यार सादिक साहब, और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो दोनों के लिए स्पीकर हूँ ना, तो चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत, वो बतौर हुकूमती नुमाइंदे अपना तासुर नहीं दे रहे। एक तो इस हवाले से क्लियर कीजिएगा कि क्या यार सादिक साहब जब ये TORs का ये कह रहे हैं तो क्या इससे ये समझा जाए कि हुकूमत ही इसमें संजीदा है, और इसके साथ साथ ये मामला के ये जो तासुर इस दौरान मौजूद है कि मौखर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक तो याद सादिक साहब का जो एहतराम है वो क्रॉस द बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उन हुकूमती शख्सियात में से है जो मेरे ख्याल है तमाम अतराफ को काबिल कबूल होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये बात है कि TORs गवर्नमेंट तय कर दे, TORs तहरीके इंसाफ किया जाए, मैं तो ये समझता हूं या मेरा इस हद तक एक कितनी भी दिखा ले गवर्नमेंट क्या करे, PTI से बात करे तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि कुछ हल्कों के साथ PTI के मामला बेहतर हो जाएंगे, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, तो फिर मुस्लिम लीग नून की क्या जरूरत रही? क्या सबको नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून की कितनी पब्लिक सपोर्ट है और मुस्लिम लीग नून जो है अवामी कितनी को सियासत कर रही है? तो देखिए, आप मुर्दा घोड़े पे ज्यादा देर पैसे नहीं लगाते, ये तो एक आम सी फहम वाली बात है। तो मुस्लिम लीग नून कहीं पर भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चाहेंगे कि जहां जहां वो चीजें खराबी की तरफ है वो रहे। खराबी होगी तो उन्हें हुकूमत मिलेगी, खराबी होगी तो वो रेलिवेंट रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं टॉक्स को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है या कहीं ना कहीं कुछ हो जरूर रहा है। ये अलग बात है कि जो ज़ाहिरन कमेटीज बनेगी क्या उनमें बातचीत होनी है, क्या उन्होंने कुछ करना है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। ये सिर्फ माहौल बनाया जाता है। कल तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से बात हुई तो उनसे जब मैंने पूछा कि मुज़ाकरात में क्या कर रहे हैं, तो उनका कम से कम इन कमेटी या ये जो सामने है इससे तो कोई नतीजा नहीं निकलता, और कैमरों के सामने और ये पता भी हो कि इन शख्सियात ने बात करनी है तो उसमें से ना कभी पहले निकला है ना आइंदा निकलेगा। जो मुज़ाकरात जहां पे होने हैं दोनों फरीकैन को पता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं या दो ही अतराफ हैं जिनके पास असल इस मामले का हल है। उसमें एक अडियाला में बैठे हुए शख्स है और एक वो शख्स है जिनके नुमाइंदे शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हैं, और मोहसिन नकवी साहब हैं जो आज भी अमीर जमात इस्लामी से लाहौर में मिले, या फिर फैसल बावड़ा जैसी शख्सियात है। तो वही अगर खुद आपस में बात करेंगे तो मसले का हल निकलना है। तहरीक इंसाफ नून लीग 1000 बार भी बात कर लेंगे तो कोई बात नहीं निकलेगी। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है, हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती है, तो फिर एक पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म होने के नाते मेरा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ कहां पे है। मैं उस वक्त ये मानूंगा जब गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को जब 3 फ्रीकैन ये 4 मुझे एक्टिव नजर आएंगे। नंबर 1 उसमें इमरान खान डायरेक्टली हूं, नंबर 2 उसमें नवाज शरीफ हूं, नंबर 3 आसिफ अली जरदारी हूं या मौलाना फजलुर रहमान हूं, महमूद खान चकजई हूं। ये लोग टेबल पे बैठे तो समझ आएगी कि वाकईतन इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है और जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी मसले के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई कंक्रीट किस्म की कोई चीज है। वो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर हो कि आप सोलो फ्लाइट लेते हैं, आप बात नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर हो कि आप देखें आप भी तो मसले का हल नहीं निकाल रहे, तो ये अतमाम हुज्जत तो हो सकती है। मुझे इसमें से रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये मुज़ाकरात के बारे से दोनों जानिब से आप समझते हैं कि एक किस्म की इत्माम हुज्जत है, ना उनको उम्मीद है ना वो करेंगे। लेकिन इमरान, दोनों जानिब से बयानात भी मिले जुले सामने आ रहे हैं।
एक जानिब अयाज सादिक साहब ने कहा TORs बना लाएं जी, मैं ब्रिज का किरदार अदा करूंगा। दूसरी जानिब परवेज रशीद साहब ने आज ABN से ही बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और इनकी ये जो मुतालबात कर रहे हैं कि हमारे कैदियों को कर दें, तो इसका मतलब है हुकूमत ये मान रही है कि आइंदा कोई भी जत्था आके इस्लामाबाद पे हमला कर दे और उसको फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। अब वो ज़ाहिर इसको निगेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब PTI वो ये कहती है कि जनाब पहले मुज़ाकरात से पहले, इस बात से पहले ये बात उठाई जाती रही कि अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं उसका मतलब है हमने इनका मैंडेट तस्लीम कर लिया है। अब आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो सामने आएगी, या ये लॉजिक्स, ये बयानात, जो वजूहात बताई जा रही हैं, ये पसे पुश चली गई? देखें एतजाज, हमें ये देखना होगा कि सरफेस पे क्या चीज तब्दील हुई है कि अगर हुकूमत इतनी आपको विलिंगनेस शो कर रही है, अयाज सादिक साहब एक्टिव हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से अच्छे और खुशगवार बयानात आ रहे हैं, मुज़ाकरात के माहौल के लिए राना सनाउल्लाह ने भी कौमी असम्बली में एक स्टेटमेंट दी कि जो डी चौक में शहीद हुए हैं, जहां भाग हुए हैं, चाहे वो वर्दी में थे या बगैर वर्दी के थे, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनके अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। तो ये वो माहौल है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र अभी ये उमर ने भी किया कि हुकूमत के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है कि हुकूमत कोई फैसला कुन मामलात तक पहुंच सके, ना ही हुकूमत के इख्तियार में ये है कि इमरान खान समेत किसी भी सियासी कैदी को वो रिहाई दिला सके। इसलिए जो चीजें हो रही हैं वो बैकग्राउंड में ही हो रही हैं। जैसे पंजाब में और मरकज में कुछ कुव्वतों के नुमाइंदे बैठे हैं, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी उन्हीं कुव्वतों के नुमाइंदे बैठे हैं और वो अलल इलान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उस चीज को नाम लेकर भी वो इसका इजहार करते रहे हैं। और अभी तक की भी जो इतलात हैं कि मुज़ाकरात उन्हीं के जरिए ही हो रहे हैं। ये जो सारा कुछ कैमरों के सामने हो रहा है ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए और एक माहौल पैदा करने के लिए कि चीजें जो है वो अच्छे मामलात में जा रही हैं। अभी सलमान अनी साहब ने बात की कि जो सिविल नाफरमानी की बातें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, लोग जब बिल नहीं देंगे तो उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। ज्यादा किसी और मुल्क की बात नहीं करता मैं, पाकिस्तान में ही आज़ाद कश्मीर में कुछ ही अरसा पहले, चंद माह पहले ये सारे मामलात हुए हैं। लोगों ने बिल नहीं दिए और बिल इकट्ठे करके जलाए गए थे और फिर आपने देखा कि हुकूमत ने घुटने टेके और फिर उनके मुतालबात भी माने गए। फिर अभी रिसेंटली जो वहां पे एक नया लॉ लागू करने की कोशिश की गई उसको भी वो वापस लिया गया। तो जब अवाम एक मजमूई तौर पर एक कोई भी रिएक्शन शो करते हैं तो फिर हुकूमतें अवाम की मानती हैं, क्योंकि हुकूमतों को बनाने वाले ही अवाम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हो या बाकी जो इस वक्त हुकूमतों में हैं, वो अवाम के वोटों की बजाय कहीं और की आशीर्वाद से आए हैं, तो इसलिए इन लोगों को अवाम की जो अहमियत है उसका सही से अदराक नहीं है। ठीक है इमरान, आपका बिल्कुल ये पॉइंट आ गया है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंबर जैदी साहब, जाहिर है ये तो इस वक्त बैक एंड पे क्या चल रहा है, फ्रंट पे क्या चल रहा है, जाहिर है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पैरेलल चल रही हैं। इसके जाहिर है जो खद्दोखाल हैं वो कुछ दिनों में मजीद वाज़े भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। ज़ाहिर है अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हों, सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, अमेरिका की जानिब से जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद की गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका की इस पाबंदी से इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? अकबर जैदी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल है, लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी, कमर आपकी आवाज कट रही है आपको मेरी जी। कंबर साहब बोल नहीं, मेरे ख्याल में वो रब्ता मुनक़ता हो गया। मैं बल्कि सलमान आप ही से, ये जो 4 कंपनीज पे पाबंदी आयद हुई, क्या असरात हैं पाकिस्तान? जी, क्या असरात होंगे इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने से ज़्यादा टफ सैंक्शंस जो हैं वो बर्दाश्त की हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है ना वो शाजी तरह देख लेते हैं। देखें, ये जो सैंक्शंस का मामला है ये अभी का नहीं है, ये बड़ा पुराना मामला है। ये ग़ालिबन 2019-20 से जो है मामला अमेरिका ने रेज़ किया हुआ था और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई ग़ालिबन 2022 के अंदर और उसके ऑनवर्ड जो है वो शुरू हुई है। पिछले साल भी 2023 के अंदर कुछ चाइनीज़ कंपनीज थी, उनको भी अमेरिका ने यही कह के ब्लैक लिस्ट किया था कि ये पाकिस्तान के साथ जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान का अपना जो
मिसाइल प्रोग्राम है वो अब वेस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बहुत लंबे अरसे से विल गो टूवर्ड्स चाइना फॉर दिस एंटायर टेक्नोलॉजी। तो इसमें चाइनीज़ कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तानी कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, जिनको गालिबन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वो ज़ाहिर है वो ब्लैक लिस्टिंग का अपना एक प्रोसेस है, इन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और उनकी फैमिलीज इसी तरह जो है वो सफ़र करेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो फिजिकली तो नज़र आता है कि जी ये बहुत ज़्यादा कोई संगीन काम हो गया है, पाकिस्तान की कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लग गई हैं। अमेरिका ने इससे पहले भी एडवाइजरीज वो निकालते रहे हैं, गालिबन अप्रैल मार्च के अंदर भी इसी तरह की एडवाइजरीज उन्होंने इशू की थी। द बेसिक थिंग टू लुक ओवर हियर इज़ वन मोर थिंग, वो ये है कि ये जो अमेरिका की दोगली पॉलिसी है ना टूवर्ड्स पाकिस्तान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है। देखें जो इंडियन लॉबी है वो इससे ज़्यादा बड़े स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व है। दे हैव लिटरली स्टोलन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अमेरिका एंड टेकन इट बैक टू इंडिया। उसके ऊपर अमेरिका नहीं बोलेगा, उनके ऊपर वो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाते इससे, क्योंकि इकोनॉमी का साइज है, उनके अपने पब्लिक इंटरेस्ट हैं। उसके बाद जो अमेरिकन पेनिट्रेशन है अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो बहुत ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे आई डू कंसिडर एंड आई डू एडमिट कि जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है ये उसका थोड़ा सा आपको फेलियर नजर आता है कि वो इसको कवर नहीं कर सके। अच्छा। इंडियन इससे ज्यादा बड़े गुनाहों के अंदर इन्वॉल्व है और लेकिन उनकी डिप्लोमेसी उन्होंने इसको बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। आखिरी चीज जो इसके अंदर आप एक ऐड करेंगे वो ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी शिफ्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त खुद इतना केपेबल है। आपने अभी हालिया देखा कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमारी टेक्नोलॉजी ओवर द ईयर्स बहुत एक्सटेंसिवली आगे एडवांस कर गई हुई है। तो यहाँ पे अमेरिका थोड़ा सा खतरा भी महसूस करता है। अब हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं वो यकीनन इसको खान साहब की रिहाई के साथ और अमेरिकन प्रेशर के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन दे आर कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी जो है वो इसके हवाले से रिएक्शन दिया गया। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से, बल्कि कंबर से हमारा रब्ता हो गया है, अगर उनकी आवाज़ ठीक है। कंबर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कंबर, बताइएगा आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस पे रद्द अमल दिया है और आमतौर पर यह तासुर है कि कोई इसके असरात मुरतब नहीं होंगे, लेकिन क्या ये नहीं रुकेगा या जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें भी कोई इसके असरात मुरतब होंगे, कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है? कंबर मेरी की आवाज नहीं आ रही। कंबर मेरे ख्याल में हमें भी नहीं सुन पा रहे। जी उमर दराज, आप ही के सामने ये सवाल रखता हूं, आप क्या समझते हैं कि क्या फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात पे भी इसके असरात मुरतब होंगे इन पाबंदियों के? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किसी अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे किसी हमसाये मुल्क के अंदर कोई जंग नहीं है, हमारे आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे अमेरिका को हमारी जरूरत हो, और हम उनके इत्तेहादी इस हद तक ही है कि हम उनको अपनी सर्विसेज जब जब उन्हें चाहिए होती हैं, वो अफगानिस्तान को लेके हो, कहीं और हो, तो वही हम करते हैं। उसके अलावा हम उनके अमली तौर पे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, और आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका इंडिया है और वो क्वाड में भी बैठते हैं, बाकी जगहों पे बैठते हैं। और हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करते हैं तो हम ज़रा चाइना की तरफ देखते हैं, या चाइना के साथ हमारा वो अलायंस है। उसमें अलग बात है कि उसमें अब क्या वही गर्मजोशी है या हमारी कमियां कोताहियां वहां पे भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अमेरिका से कट ऑफ नहीं कर सकते, या अमेरिका में आपको अपनी लॉबिंग कम नहीं करनी, या आप सिफारतकारी के नजर से उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खासकर उस वक्त जब आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है और आपको बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के बाद देखना पड़ेगा उनकी पॉलिसी क्या होगी। मेरे ख्याल से ये तो इस हद तक तो हमें कोई भाव नहीं है, ट्रंप हो या बाइडन हो, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी तो इंडिया है। और जहां ये बात हो रही थी इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक दोहरा मयार है कि वो बाकी ममालिक को या इंडिया को कैसे ट्रीट कर रहा है और हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन हमें सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं कहना चाहिए, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, क्या हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाके ये बता पा रहे हैं कि हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो हमें बताते थे कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान सिफारती तौर पे तनहा हो गया, आइसोलेट हो गया, तो अब देखिए पाकिस्तान के एक नया सिफारती उरूज शुरू हो गया है। उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई अप्रैल में हुआ, फिर दिसंबर में हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो जिस चीज में भी जनाबे इसहाक डार साहब ने हाथ डाला उसमें खैर की खबर कभी नहीं आई। तो अब माशाल्लाह से सिफारतकारी उनके पास है, और उनकी सिफारतकारी में जब से वो आए हैं आप देख लीजिए कि आलमी सतह के ऊपर हमारे ऊपर क्या सवालात हो रहे हैं या हमारी क्या पोजीशन है।
मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। और हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी देखना चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी तभी मजबूत होती है जब हम उसके मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं या उसको देखते हैं। जब आप इंटरनली मजबूत होते हैं, मौशी तौर पे आप मजबूत होते हैं, तो फिर ही आपकी सिफारतकारी भी मजबूत होती है। सही। जब आप एक जानिब कर्ज लेना हो और IMF आपको कोई थोड़ी सी डिले करे और आपको भाग के अमरीकी सफीर के पास जाना पड़े, तो फिर आप आजादाना सिफारतकारी भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसी पे कंबर आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है अमेरिका के जब ताल्लुकात की हम बात करते हैं, अगर वो कहीं ऊपर नीचे होते हैं तो ज़ाहिर है उसके असरात हमारी मईशत पे आते हैं। जैसे अभी उमर ने भी जिक्र किया, फिर हमें IMF के लिए भी उनके जाके पाँव पड़ना पड़ता है। तो क्या अब इस तरह की जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है, इसके जो असरात है उसमें क्या वो मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं? कब्बर जैदी, देखिए, अमेरिका की हमें जरूरत है, रहेगी। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अमेरिका की हमें देखें जरूरत है, रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम मल्टीपोलर नहीं, पोलर है दुनिया, और उसमें अमेरिका लीडिंग पोजीशन पे है। IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक किसकी सुनते हैं ये सबको मालूम है। अमेरिका की कॉल जाती है तभी आपको कर्जे मिलते हैं, और उन्हीं कर्जों के बायस अपनी मईशत को आप रन कर पाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका बहुत, आप ये कह सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन ये सारे मामला आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ नहीं चल रहे होते, एक तरफा नहीं चल रहे होते। इस पे आपको भी कोई रोल प्ले करना होता है, आपकी सिफारतकारी भी कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। तो जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर था, जब आप उसे फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे और उससे फिर एक्सपेक्ट भी ये करेंगे कि आप उस महाज में भी हमें बेहतरीन काम करते हुए नजर आए, जिससे मुल्क की सिफारतकारी दुनिया में एक उसको अरूज, तो मेरे ख्याल से ये हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका का अपना किरदार भी, अगर इस खत्ते में देखें, दोनों मेरे भाइयों ने, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी का फोकस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से इंडिया रहा है, और उसकी वजूहात भी यही है कि बिजनेस अमेरिका के ज्यादा है। हमारे से जब उनको इंटरेस्ट था तो आपने देखा कि अफगान विड्रॉल में पाकिस्तान की जरूरत थी तो एयर बेसिस भी मांगे गए, और उस पर फिर हुकूमत के साथ तनाव भी हुआ। मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर एयर बेसिस की रिजेक्शन पे कि उनकी हुकूमत चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का असूल तो हम पर एक सही वाज़ेह है, और यही बात के हवाले आएगी तो हमारे सियासी लीडरों को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तमाम मामले में एक चीज को देखना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि हमारी सिफारतकारी कहाँ पे खड़ी है। क्या हम जो रोल हमें प्ले करना चाहिए चलें, वो तो पावर है, वो तो मैनिपुलेशन इस तरह करता है, वो तो अपने इंटरेस्ट को देकर सेफ गार्ड भी करेगा, आप पे पाबंदियां भी लगाएगा, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। कंबर, बिल्कुल अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इसके ब्रेक के बाद इस पे मजीद भी बात करते हैं कि हमारी सफारतकारी क्या किरदार अदा कर रही है, और ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी का भी उसमें जिक्र आएगा। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से 4 पाकिस्तानी कंपनीज पे जो है वो पाबंदी आयद की गई, उसके असरात के हवाले से। उमर दराज से भी अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहते हैं? बल्कि इमरान, पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी इमरान साहब ये बताइएगा कि आपके इल्म में है कि ये सारे पहलू अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इसका एक ही हल है, निज़ाम को बदला जाए। अब ज़ाहिर है जब निज़ाम बदलने की बात आती है तो फिर उसमें हुकूमत के बदलाव की भी बात आती है, उसमें बहुत से पहलू हैं। अब उसमें ज़ाहिर है अगर कोई इवन की ये बात भी करे तो उसे मौजूदा हुकूमत का हमने देखा है मिजाज ये है कि उसे फौरी तौर पे साइड लाइन कर दिया जाता है। खुरम दस्तगीर साहब हमारे सामने उसकी एक मिसाल मौजूद है। फिर कैसे तब्दीली हो सकेगी इसकी? ये एक अवामी इनकलाब ही इस मुल्क में अब तब्दीली ला सकता है, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, खुद ये निज़ाम ही इस निज़ाम को खा रहा है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, वो नहीं माने जा रहे। लोअर जुडिशरी में देखें, अभी जज जो हैं हमारे सिपरा साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो अदालत से निकल के बाहर आके सीढ़ियों पे खड़े हो गए कि जिन लोगों को मैंने जमानतें दी हैं या केसेस से बरी किया है, कहीं पुलिस उनको दोबारा ना गिरफ्तार कर ले। इससे पहले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो है वो लोगों को बरी करते हैं, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, इवन के उन्होंने सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी
कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर मैं पुलिस को नोटिस जारी करूंगा, सबको एसएचओ को बुलाऊंगा। इसके बावजूद किसी ने उस चीज की परवाह नहीं की। बाकी भी आप देखें कि काफी आईनी मामलात में भी चीजें जब सामने आई, जैसे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था, उसको डिनाई किया गया। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि ये निजाम ही निजाम को खा रहा है और आने वाला वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये निजाम का धड़न तख्ता होगा और फिर चीजें चेंज होंगी। जहां तक ये मौजूदा हुकूमत और ये अमेरिका की जानिब से जो पॉलिसीज हैं, जैसे उमर ने बात की कि यहाँ पर इसहाक डार का जो मामलात हैं उनको आपने डिप्टी वजीर आजम भी बनाया हुआ है, निजकारी कमेटी का सरबराह भी बनाया हुआ है, उनको आपने वजीर खारजा भी बनाया हुआ है। मतलब ही इज नॉट द मैन परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तो उसको आप इस तरह से जो उसकी एक्सपर्टीज हैं वहीं पे आप रख लेते, लेकिन वहां पे चूंकि आप का वो इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि मुईशत किसी और के खाते में जानी थी, तो इसलिए आपके पास बंदा होने के बावजूद आप उसको फाइनेंस में फिट नहीं कर सके, वजारत खारजा पे ले आए। अब तो ये लगता है कि जो पुराना जो भी जाता है वही अच्छा नजर आने लग जाता है। इवन कि हम बिलावल भुट्टो को कहते रहे हैं कि वो ट्रेनी वजीर खारजा थे, लेकिन उनके दौर में जो सफारतकारी हुई वो खासी अहम थी और कई लोग ममालिक के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए और उस वक्त चीजें लग भी रहा था। गो कि हम तनकीद कर रहे थे उस वक्त कि वो इतने दौरे कर रहे हैं और वो अपनी तरबियत के लिए ये सारा कुछ मुल्की खजाने से पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी हमें नजर आया कि सफारती सतह पर चीजें बेहतर हुई। लेकिन इसहाक डार जो है वो एक बटे हुए दिमाग के साथ ये चीजों को कर रहे हैं और उसका ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कहीं भी सफारती महाज पर हमें कोई कामयाबी तो दूर, यही नाकामियां जो है वो देखने को मिलती हैं। और अभी तो बाइडन इंतजामिया के होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है और हुकूमत जो ट्रंप इंतजामिया से इतनी खौफजदा है, तो उस वक्त इन लोगों की क्या सूरत हाल होगी। सही है। अच्छा, अब इसमें सलमान आपके नज़दीक क्या ये फवाद सन फवाद वाला मामला है, वो ये जो बात कर रहे हैं अभी इमरान भी कि हमारे वो वजीर खारजा भी हैं, एक डिप्टी वजीर आज़म भी हैं, निजकारी को भी देख रहे हैं, तो ये PIA निजकारी के बारे से उन्होंने बात की कि वो ज़ाहिर है वजीर खारजा भी हैं इसके साथ साथ, तो वो कैसे ये काम करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का ये मामला है, उन्होंने ये एतराज़ उठाया है आज बाकायदा तौर पर, वो स्टेटमेंट आपके भी सामने है। कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? मैं फवाद साहब की एक बात से तो एग्री करता हूँ और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत दिल से नहीं चाहती कि ये निजकारी हो और ये प्राइवेटाइजेशन हो। और ये गवर्नमेंट क्या, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, और उसकी बुनियादी वजह उनकी अपनी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं जो उन्होंने अपने अदवार के अंदर की हैं। वो पॉलिटिकल यूनियंस बनी हुई हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। एंड एनी गवर्नमेंट, चाहे वो ये हो या इससे पहले वाली हो या उससे पहले वाली हो, वो ये अनपॉपुलर डिसीजंस या टफ डिसीजंस जो हैं वो ये नहीं लेना चाहते, तो इसी वजह से ये मामलात चलते रहते हैं। तो फवाद साहब का जो ये शिकवा है मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि वो ज़ाहिर उन्होंने उनके साथ काम भी किया और बहुत करीब से उनके रिलेशनशिप भी रहे हैं, तो इस बात में तो बिल्कुल सदाकत है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब ये ब्लेम गेम यहाँ से शुरू हो जाती है, आप जिस पे भी डालना चाहें। अब अलीम खान साहब को प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जो प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री है, उसको हेड करने के लिए दिया था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, अपने बिजनेसेस बहुत बखूबी चला रहे हैं और उनके न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो ही विल बी एबल टू फेच गुड प्राइसेस फॉर दीज स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो नहीं कर पाए, तो अब वो आप बारे जुर्म उन पर डालें या इसहाक डार साहब के ऊपर डालें, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि कोई भी ये काम नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह इन लोगों की नाकामी से ज़्यादा इन अदारों का वो माली लाइबिलिटीज़ हैं जो ओवर द ईयर्स इनकर हुए हुए। कोई भी सेन ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सेन बंदा इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्यों पैसे अपने लगाएगा, ख़ास तौर पे जब आपके कंट्रोल मैकेनिज्म्स बहुत बुरे हैं, अंदर की मैनेजमेंट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये मामलात इन लेयर्स ख़राब हो चुके हैं और इसको कोई भी आके इतनी जल्दी इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकता। और ये उम्मीद करना कि मिराकुलसली दुनिया का कोई पागल बिजनेसमैन उठेगा और वो आके आपको यहाँ पे कोई $1 अरब $2 अरब पकड़ा देगा इस अंधे कुएं के लिए, तो ऐसे नहीं होता इन अ प्रैक्टिकल वर्क। बिजनेसमैन आर वेरी स्मार्ट एंड श्रूड, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेरी राइटली सो, दे गो फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लायबिलिटीज। इस वजह से ये मामला नॉट जस्ट विद PIA, ये आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इसकी इसी तरह की जो है परफॉर्मेंस और मिसालें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है एक जानब ये बात कर रहे हैं कमर जैदी साहब, दूसरी जानब फवाद ने ये भी कहा है
कि ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन का जितना अमल था, इसे हुकूमत ने खुद सैबोटेज किया है, और वो यानी ये सब कुछ जो है वो कॉन्शियसली किया गया है, डेलिबरेटली किया गया है। तो और फिर वजह भी उन्होंने बताई कि चूंकि इनके पास मकसद और बयानिया जो है वो भी वाजे नहीं है, तो ये हुकूमत की नाअहली वो करार दे रहे हैं। यानी सिर्फ इसाक डार साहब नहीं बल्कि इस सिस्टम की और इस हुकूमत की भी नाअहली से करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए 85 अरब रुपए जब आपने रखी हो कि मिनिमम कॉस्ट पे आपने ये सेल आउट करना है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कौन खरीदेगा भाई? क्यों खरीदेगा? वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट्स के लिए बिजनेस कर, लेकिन को पता है कि सबसे बड़ा मामला क्या है। पीपल्स पार्टी के दौर में प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं, के दौर में यूनियन इतनी स्ट्रेंथ में क्यों थी कि वो प्रोटेस्ट के लिए निकलती थी तो बंदे मारने तक पे बात आ जाती थी? क्यों किसी इदारे को प्राइवेटाइज नहीं होने देना? हमें ये सोचना चाहिए कि वहां पे यूनियन का इंटरेस्ट क्या है। वो वहां पे गए हैं काम करने के लिए, आप वहां पे काम करें। एक इदारा लॉस में जा रहा है जिससे लोगों को, टैक्स पेयर का इदारा नहीं, लोगों को लॉस हो रहा है, इसलिए वो स्टेट ओन्ड इदारा है। अब अगर उसको लॉस हो रहा है तो हमें उसको डिग आउट करना पड़ेगा कि वजूहत क्या है। वजूहत सलमान ने बताई कि भाई वहां पे आपकी सरकारी भर्तियां हुई हैं, वहां पे आपने लोगों को वोट देने के एवज, लोग गाड़ियां अपने खरीदने के एवज उनको वहां पे मेरिट पे भर्ती नहीं किया। और जब आपने मेरिट पे भर्तियां नहीं की हैं तो फिर ये हुआ है उसका रिजल्ट कि वो इदारा जो है, जो कि एक कैपेबल इदारा था। आप PIA को देखें कि हम कहते हैं कि हमारी एयरलाइन ऐसी थी कि जिससे दूसरी एयरलाइंस ने, गल्फ एयरलाइंस ने सीखा है। लेकिन अब हमारी एयरलाइन ऐसी है कि वो एक लाइबिलिटी अपने आप में बनी हुई है। उस इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इदारे की मैनेजमेंट, उस इदारे की हियरार्की, तमाम चीजें एक बार बता रही हैं, जो कि एक अपने कहते हैं ना जवार की दास्तान बता रही हैं। और अपने को एक ऐसी एंटिटी बनी हुई है जिसको कोई खरीदे, मार्केट में उनकी जो है बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग के लिए कोई अपेयर नहीं होता। तो इसमें हम कहीं ना कहीं कसूरवार तो ठहरा सकते हैं कि नहीं, कसूरवार होना अकबर, कसूरवार होना एक अलग मामला है। अकबर सुन लीजिएगा, कसूरवार होना एक अलग मामला है, डेलिबरेटली जानबूझकर सैबोटेज करना उसके पीछे तो कुछ दीगर मकासद भी हो सकते हैं। क्या फवाद साहब का यही मकसद हो सकता है बात करने का? लेकिन दीगर मकासद ये होंगे कि फ्रंटमैन, दीगर मकासद ये होंगे कि मरियम नवाज जो कह रही है कि हम पंजाब से एयरलाइन रन करने जा रहे हैं, दीगर मकासद ये होंगे कि अपना फ्रंटमैन खड़ा करके कम कीमत पे उसको ले लिया जाए। दीगर मकासद ये भी होंगे पॉलिटिकल भर्तियों को जारी रखने के लिए इसको निजकारी की तरफ ना लाया जाए। लेकिन इसकी निजकारी से, जब आपको पता है कि आपके पास इतने फंड नहीं है कि आप अपनी मईशत को रन कर सकें, आपके पास आपकी मईशत इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपना जो सेलिंग परचेजिंग इनको आप बैलेंस कर सकें, आप करंट अकाउंट को अपने सरप्लस में रख सकें, तो जब ये तमाम चीजें नहीं है तो अल्टीमेटली आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो जाना है। और प्राइवेटाइजेशन वो वाहिद हल है जिससे मईशत एक दुरुस्त सिमत पे जाती है। बिकॉज ये इदारे जितना अभी तक लॉस कर चुके हैं, ये एक लाइबिलिटी बने हुए हैं, लाइबिलिटी बन चुके हैं, यकीनन ये तो आए दिन के साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसमें जी इनपुट देना चाह रहे हैं सवाल साहब, क्विकली प्लीज। वेरी क्विकली जी, इसमें चीज़ ये फेक ऐड कीजिएगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो नकी साहब ये 90s का फिनोमेना था। दुनिया ने स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन को 90s के अंदर प्राइवेटाइज किया। आप मलेशिया को देखें, इंडोनेशिया को देखें, टर्की को देखें, तो वी आर ऑलरेडी 35 ईयर्स लेट, वी आर 40 ईयर्स लेट फॉर प्राइवेटाइजेशन। और हमने 40 साल मजीद इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस तरह की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का जो वजन है वो उठाया है। और जो ये बात करें कबर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हुकूमत और मुमलिकत पाकिस्तान बिल्कुल इस किस्म के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सही है। तो जितनी जल्दी बेच सकें इनको बेचें, लेकिन खरीदार नहीं है भाई, खरीदार नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं, अब जाहिर है मईशत का जिक्र हो रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसके अंदर जो बैड गवर्नेंस कहें या परफॉर्मेंस कहें उसकी वजह से। उमर दराज, आपको पता है सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा करप्शन अगर इस मुल्क में 50% भी कम हो जाए तो हमारे सारे दुख जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके लिए 90 की दहाई का भी ये जिक्र किया गया। 90 की दहाई से तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बारियां बदल बदल के पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो हुकूमत में आते रहे। तो ये क्या उनकी अपनी नाअहली नहीं है कि अभी तक वो ब्यूरोक्रेसी में जिसका वो शिकवा कर रहे हैं उसकी करप्शन ख़त्म नहीं कर पाए? सिर्फ एक दौर PTI का आया, बाकी तो इन्हीं के अदवार रहे।
मेरे ख्याल से ये बात ठीक है, करप्शन एक इशू है और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना पीटीआई डिनाई कर सकती है, ना पीएमएलएन डिनाई कर सकती है। लेकिन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि इतना दौर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का था, जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून से सबसे बड़ा सवाल होगा कि आप इतना वक्त आपने हुकूमत में गुजारा तो आपने क्यों उस मसले को हल क्यों नहीं किया। तो उसके पास फिर मुस्लिम लीग नून यही जवाब देगी कि देखिए जी, वो तो हमें तो हुकूमतें पूरी नहीं करने देगी। मसला पता है क्या हमारे यहाँ, जो मुझे लगता है, हमारे यहाँ हुकूमत हर कोई लेना चाहता है, हुकूमत को एंजॉय भी करना चाहता है, लेकिन बतौर कौम जो एक अप्रोच होती है ना, जिसपे अक्रॉस द बोर्ड सब इकट्ठे होंगे, ये बतौर कौम हमारे एक टारगेट से हमने उसको अचीव करना है, मेरा ख्याल उस तरफ नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि जितने लोग इस वक्त पावर के अंदर हैं, इन सब के कोई ना कोई स्टेक्स हैं, इन सब के कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, कोई ना कोई प्रॉफिट्स हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुक्मरानों की अपनी एयरलाइंस तो बहुत फायदे में हूं, मैं मानता हूं कि पीआईए में बहुत मसाइल है, लेकिन आप एफर्ट तो करके देखिए उसको ठीक करने की। किसने उसको ठीक करने की कोशिश की है? उसको पॉलिटिसाइज ही किया है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ाया ही है। इसी तरह से हमारी स्टील मिल तो बर्बाद हो गई, वो तो नहीं चल रही। चले बहुत मसाइल होंगे, कोशिश तो करके देखें एक बार। हुक्मरानों की या जो खास जो चीजें, बाकी जो चीजें हैं, वो तो आपकी ठीक है, आपकी स्टील मिले तो ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं चल रहा। इसी तरह से मैं उसकी मिसाल देता हूं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो जब गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ठीक नहीं होते। जब इनको नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स भी बड़े शानदार हैं, एजुकेशन के नेटवर्क्स भी बड़े ये शानदार चलाते हैं। तो ये एक मसला हमारा है और हम अनफॉर्चुनेटली जिस जगह के ऊपर इस वक्त खड़े हैं, सच्ची बात तो ये है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारे पास वो होता है ना कि एक कौम की पहचान होती है कि उस कौम की एक खासियत है, ये इसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते या इसके ऊपर वो बड़े यकसू हैं। हम वो लैक कर रहे हैं। जब वो लैक करेंगे तो फिर ये सारी बातें हैं, तहरीक इंसाफ नून लीग पे डाल देगी, नून लीग पीपल्स पार्टी पे डाल देगी, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पे डाल देगी। ये जो एक सर्कस किस्म की हमें वो मंजर नजर आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो चलते रहेंगे, ठीक। कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकलेगा, नहीं सामने आएंगे। अच्छा, अब इसी में मैं इमरान आपसे जानना चाहता हूँ, जाहिर है ये सारी सूरत हाल तो है, यानी नेशनल विजन एक होता है या एक विजडम होता है, वो ऊपर से नीचे आती है और बेखुसूस हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है अल्टीमेटली। अगर बात करें, आप क्या कहते हैं, ये यहाँ पे तो कवर किया जा रहा है, हाजी आसिफ साहब ने यह भी कहा कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस मुल्क से बिजनेस बाहर जा रहा है, ये ऐसी बातें की जा रही है। दूसरी जानिब आप डाटा उठा के देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट की परसेंटेज है उसमें 12.32% जो है वो कमी आई है, बजाय बढ़ने के या कम से कम बरकरार रहती। तो ये जो बातें की जा रही हैं, इस पर कितना यकीन किया जाएगा और इससे कितना संजीदा हम हैं दिखाई देती है बिल्कुल हमारी हुकूमत हमारी मईशत के लिए? देखें एतजाज, इस हुकूमत से ना कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। ये कभी करप्शन की बात करते हैं, कभी महंगाई ख़त्म होने के दावे करते हैं। अभी आप देख लें कि कल ये खबर चली है करंट अकाउंट सरप्लस होने के हवाले से, तो उसको शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कामयाबी करार देकर उस पे शादियाने बजाने की कोशिश की गई है। तो असल में ना इस हुकूमत को कोई बयानिया नहीं मिल रहा। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब इमरान खान के दौर में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था और उस वक्त 17 साल की बुलंद तरीन सतह पे ये पहुंचा था, तो इसी नून लीग ने कहा था कि करंट अकाउंट के सरप्लस होने के से तो मुईशत का कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये मुईशत से के लिए ख़तरनाक होता है। पहले जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती थी तो उस वक्त अपोजिशन में मौजूद यही जमातें कहती थी कि स्टॉक एक्सचेंज का आम आदमी की लाइफ से कोई जो है उसका असर नहीं पड़ता, इसका महंगाई और मुईशत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये गंगा उल्टी बह रही है और जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर को जाती है तो फिर इसको मुईशत से जोड़ने की बात की जाती है। लेकिन अब पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आ रही है और तकरीबन 8,000 से ज़ायद पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरी है। तो इस चीज को लेकर हुकूमती जो बयानिया है ना, वो कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और अभी एक जो नई सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें इनको ये भी नहीं मालूम कि ये हुकूमत कितने दिन टिक पाएगी, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है इसका अल्टीमेट जो एंड होना है, कंक्लूजन होना है, वो यही होना है कि नए इंतखाबात की तरफ चीजें जाएंगी। तो इस वजह से भी ये सारे कंफ्यूज हैं और ये वक्त गुजारी के लिए बयानात दे रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब हम मईशत की बात करते हैं तो फिर कंबर ज़ैदी अभी महंगाई की भी बात हुई, स्टॉक की भी बात हुई, हमारे करंट अकाउंट की भी बात हो रही है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपनी जगह पे,
लेकिन एक बात जो वजीर खजाना ने गुज़िश्ता रोज बात की इक्तिसादी कमेटी इजलास में, उन्होंने कहा कि जनाब मामला ये है कि महंगाई हुकूमत ने कम कर दी है और यानी उसका स्लो डाउन हुआ है, उसकी जो रेशो बढ़ रही थी, लेकिन वजह यह है कि आम आदमी तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे और उसकी वजह मिडल मैन है। तो ये बातें तो हमारे इजलासों में डिस्कस हो रही हैं, तो ये मिडल मैन कोई आज का फिनोमेना तो नहीं है, इसको भी दहाइयां गुजर चुकी हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि मिडल मैन कोई आज का फिनोमेना तो नहीं है। शबर जदी साहब आते थे, वो भी यही कहते थे कि हमारी मईशत बड़ी रोबूस्ट हो सकती है, लेकिन बीच में मिडल मैन का जो किरदार है उसे कोई नहीं देखता। तो मिडल मैन का किरदार है, अगर उसे देखना है तो किसकी जिम्मेदारी है वो उसका किरदार खत्म करने की, या किसकी जिम्मेदारी है आप मईशत के इंडिकेटर्स मुतकिल ना हो रहा हो तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ये मतलब बड़ी रिस्की स्टेटमेंट है अगर वो दी जा रही है वजारत खजाना की जानिब से कि आपने इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं, आप लोगों की हुकूमत है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप लोगों को देखना है कि उसका या मिडल मैन का अगर रोल आ रहा है तो उसको कितना आपने मिनिमाइज करना है, या उस मिडल मैन के रोल किस तरह से आपने रेगुलेट करना है। तो ये मुझे नहीं समझ आ करने पे लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी देखें तो अनफॉर्चुनेटली वो उसी कर्व से गुजर रहा है जो कि वो पिछले अखबार में गुजर रहा था। तो यानी आपका मसला ये है कि आप तो बाहर अपनी इकोनॉमिक फिगर्स अच्छी करके हमें दिखाते हैं कि बड़ी जबरदस्त इस गाड़ी की डेंटिंग होगी है, लेकिन अंदर से वो मैकेनिज्म है वो आप आवाम को नहीं बताते कि ये चलती किस तरह है, ये चल किस तरह रही है, ये फायदा किस तरह पहुंचा रही है आवाम को। ना उस पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना आपके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि उसके इंजन को आप दुरुस्त कर सके, खराबी की तरफ जा रहा है। आपके ये उसका तरीका कार है कि उसकी ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा होगा, क्योंकि हमेशा से हमारे मुल्क के साथ मसला ये रहा है, खसूसन वजारत खजाना की बात की जाए या FBR की बात की जाए, यहाँ पे आए दिन हम PTI की भी मिसाल ले लेते हैं। असद उमर आए, फिर उसके बाद वजारत खजाना किसी और को सौंप दी गई। अब जो माशाल्लाह साहब आए हैं वो एक बैंक के, आपको पता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। तो आप पहले बंदों को रिप्लेस करने से आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पॉलिसीज पे इंप्लीमेंट कराना होगा। मिडिल मैन के रोल कंसिस्टेंसी, ये बड़ी अहम बात की होती थी, यानी PTI की ये जी PTI की भी हुकूमत अगर मिडिल मैन को रोकी थी, और ये भी मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत मिडिल मैन को रोकेगी, तो मुझे ये बताएं फिर फर्क क्या है, किसकी गवर्नेंस बेहतर है और किस मिडल मैन का किरदार अदा। यानी सिर्फ शिकवा है, लब पर हमें शिकवा दिखाई देता है। बनती है कि इसके किरदार को मिनिमाइज करें और यहाँ से जो है जो आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर करें, इसका इफेक्ट आम आदमी तक पहुंचे। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं सलमान, बिल्कुल वक्त हमारे पास 1 मिनट रह गया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत जब गंदम किसान एहतजाज कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था हम किसान कार्ड का भी इजरा करेंगे, और ये सारा मामला इसलिए है, ये सारी पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं, मिडिल मैन का रोल खत्म कर देंगे, और हमने पंजाब में मिडिल मैन का रोल खत्म कर दिया। अब विफाक उस पर शिकवा खुना जी, इनको वही जिस तरह बात करें कि कन्फ्यूजन है, केओस है, समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को कि क्या बयान बनाए, कहाँ पे एक्शन ले, कहाँ पे रिएक्शन दे। तो जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को गवर्नमेंट देते हैं तो फिर इसी किस्म के मामला होते हैं, भुगत रहे हैं। और ये ख्वाजा से जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये कवर्स की इसके ऊपर ना मेरा इख्तिलाफ है। देखें, करप्शन को जितना PMLN समझती है, मेरे ख्याल है रुए जमीन के ऊपर कोई नहीं। बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपने बड़ा इसी पे मेरे ख्याल में क्लोज होनी चाहिए ना, वो बेचारे विक्टिम है उसके। नहीं, इसके पर नहीं रहेगी ना, आपने बड़ी अहम बात की है कि करप्शन को जितना ये हुकूमत समझती है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।